संवेदनशील इलाका होने की वजह से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हैं और अभी फिलहाल सुबह सुबह सर्दी है, लेकिन इसका कोई खास असर गिनती पर नज़र नहीं आ रहा है। मतगणना केंद्रों पर काउंटिंग लगातार जारी है, कड़ी सुरक्षा की। जब उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। अभी भी फिलहाल की बात करें तो चुनाव होने से पहले भी बीजेपी की ही यहाँ पर ये सीट है। जो बीजेपी की प्रत्याशी थी शैला रानी रावत, वो यहाँ से जीती थी, लेकिन उनके निधन के बाद अब यहाँ पर वापस उपचुनाव हुए हैं और उसमें भी अभी बीजेपी के प्रत्याशी ही आगे चल रहे हैं केदारनाथ विधानसभा सीट से। उपचुनाव इस सीट पर हुआ है प्रत्याशी के निधन के बाद। लगातार मतगणना जारी है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उत्तराखंड की महत्वपूर्ण सीट धार्मिक स्थल केदारनाथ, तीर्थ स्थल केदारनाथ विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी फिलहाल आगे हैं। उत्तराखंड में सिर्फ एक सीट पर उपचुनाव हुआ और वो सीट है केदारनाथ। और केदारनाथ में हमारे वरिष्ठ सहयोगी हिमांशु बरमोला इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु, केदारनाथ विधानसभा सीट, एक ही सीट पर उपचुनाव है उत्तराखंड में। फिलहाल जो आपने अभी ताजा तरीन रुझान भेजे हैं उसके मुताबिक बीजेपी के प्रत्याशी आगे चल रहे हैं, और क्या अपडेट है वहां पर गिनती को लेकर? निश्चित रूप से प्रभात, आपको बताना चाहता हूं कि केदारनाथ में जो 20 तारीख को मतदान हुआ था उसकी काउंटिंग आज हो रही है और इसी क्रम में पहले राउंड की अगर वोटिंग की बात करें तो पहले राउंड की वोटिंग खत्म हो चुकी है और इसमें तकरीबन जो है भाजपा की प्रत्याशी 483 वोटों से आगे है। अगर कुल वोटों की बात की जाए तो भाजपा प्रत्याशी को 1400 के आसपास जो है पहले चरण में वोट पड़े हैं और इसके साथ ही साथ जो कांग्रेस की प्रत्याशी है मनोज रावत, उनको तकरीबन 915 वोट मिले हैं। तो इस तरीके से कुल 483 वोटों से भाजपा प्रत्याशी आ गया और हालांकि पहले भी जो कड़ा मुकाबला था इन्हीं दोनों के बीच में माना जा रहा था। इसके साथ ही साथ जो यूकेडी के प्रत्याशी हैं आशुतोष भंडारी, उनको 66 वोट मिले और सबसे बड़ी बात जो निर्दलीय प्रत्याशी वहां पर त्रिभुवन सिंह चौहान है वो भी इस फाइट में नजर आ रहे हैं और इस फाइट में तकरीबन उन्होंने 1185 वोट हासिल किए, यानी कि कांग्रेस से तकरीबन 200 वोट अधिक उनके पास इस वक्त है। और इसके साथ ही साथ जो बाकी दो निर्दलीय हैं वो बहुत पिछड़े हुए इस वक्त वोटों की संख्या में है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जो अब फाइट है, कांटे की टक्कर है भाजपा कांग्रेस के बीच तो है ही है, लेकिन जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं त्रिभुवन सिंह चौहान, वो भी इस जो है जो चुनावी रण है उस रण में अपना पूरी तरीके से खाता खोल चुके हैं और लगातार बढ़त बनाए हुए हैं वो भी। जी हिमांशु, क्या माना जाए, सत्ता में होने का फायदा फिलहाल यहां पर इस विधानसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी को रुझान में नजर आ रहा है? निश्चित रूप से प्रभात, अगर बात कर ली जाए क्योंकि केंद्र में भी अगर बात कर ली जाए या राज्य में भी बात कर ली जाए तो दोनों जगह बीजेपी है और ऐसे में केंद्र की ओर से जो केदारनाथ विधानसभा की अगर जब हम बात करते हैं तो केदारनाथ विधानसभा पर केंद्र का सीधा जो है जो भी योजनाएं हैं वो सीधे जमीनी तौर पर धरातल पर देखने में मिलती हैं। यानी कि जो केदारनाथ में जितने भी पुनर्निर्माण कार्य चल रहे हैं आपदा के बाद से उनकी खुद मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं और खुद पीएम लगातार इस चीज की जानकारी लेता है सीएम से और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अभी इस चीज का फायदा देखा जा रहा है कि जो शुरुआती चरण है तो इसमें कहीं ना कहीं सत्ता में जो बीजेपी है इस वक्त उसका फायदा उसे मिल रहा है। हालांकि जब धीरे धीरे ये काउंटिंग बढ़ेगी, राउंड वाइज राउंड जैसे जैसे नतीजे सामने आएंगे तो उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि अभी पहले चरण की वोटिंग की अगर बात कर ली जाए काउंटिंग की तो पहले चरण में जिस तरीके से 483 की बढ़त भाजपा बनाए हुए हैं तो इस लिहाज से ये देखने वाली बात है कि ये कोई बड़ा अंतर पहले राउंड में नहीं है, क्योंकि पीछे पीछे देखा जाए तो निर्दलीय प्रत्याशी भी 1185 मात्र 150 के वोट से वो आगे है निर्दलीय प्रत्याशी और कांग्रेस की जो प्रत्याशी है उससे तकरीबन 400 वोट आगे हैं। तो ऐसे में जैसे जैसे राउंड बढ़ेंगे काउंटिंग के तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कौन सा प्रत्याशी कितनी बढ़त बनाता है। हिमांशु, बिल्कुल, देखिए आप और श्रीनिवास पंत जी लगातार इस केदारनाथ विधानसभा सीट पर ग्राउंड जीरो रिपोर्ट को जब जन टीवी के साथ साझा कर रहे थे उस वक्त भी हमने देखा था किस तरह के रुझान और किस तरह का लोगों की बात, वहां पर जो माहौल में बदलाव आया है उसको लेकर आपने बिल्कुल ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट भी दी थी। लेकिन क्या यह भी माना जाए कि अब तक का जो इस केदारनाथ सीट का इतिहास रहा है इसके साथ ही चूंकि यहां पर महिला वोटरों की संख्या पुरुष वोटरों के मुकाबले ज्यादा है, तो ऐसे में क्या यह माना जाए कि आशा नौटियाल को महिला उम्मीदवार होने का फायदा महिला वोटरों के ज्यादा होने का मिला है? निश्चित रूप से प्रभात ही कहा जा सकता है कि जब से उत्तराखंड बना है तब से लेकर अब तक 5 बार चुनाव हुए हैं और इस विधानसभा सीट की अगर बात कर ली जाए
तो 5 में से 4 बार इस सीट पर जो है महिला प्रत्याशी ने विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो जो भी पार्टियां हैं उत्तराखंड में, चाहे बीजेपी या कांग्रेस की बात कर ली जाए, तो इन्होंने कहीं ना कहीं महिला प्रत्याशी हैं उन्हें आगे रखा है। यही 2002 की बात कर ली जाए तो आशा नौटियाल विधायक बनी, 2007 की बात कर ली जाए तो आशा नौटियाल दोबारा विधायक बनी, 2012 की बात कर ली जाए तो तब भले शैला रानी रावत विधायक बनी थी, लेकिन वो उस वक्त कांग्रेस पार्टी में थी। हालांकि ये कहा जा सकता है कि मातृशक्ति ने आगे आकर जो है महिलाओं को प्रतिनिधित्व करने का जो एक तरीके से कहा जा सकता है कि विधानसभा को प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि आज कुछ खासा देखने को मिल सकता है कि क्या एक बार फिर विधानसभा में महिला प्रतिनिधित्व करेंगी या फिर मनोज रावत एक बार प्रतिनिधित्व करेंगे। क्योंकि मनोज रावत की अगर बात कर ली जाए तो मनोज रावत 2017 में इस विधानसभा सीट पर पहली बार विधायक बने थे। ऐसे में 2022 में मनोज रावत तीसरे नंबर पर जरूर रहे, लेकिन इस उपचुनाव में कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी थी। और चाहे कांग्रेस के बड़े लीडर की बात कर ली जाए, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गुर्जर, प्रीतम सिंह या पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत या कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता